अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो कोर्स है MMP फुल फॉर्म मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिज़िक्स। आज हम उसका फर्स्ट लेक्चर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। इस कोर्स में हम जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। इंटीग्रल इक्वेशन से रिलेटेड चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। यानी कि इस कोर्स में हम बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमें हेल्प आउट करते हैं डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, डिफरेंट इंटीग्रल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला जो हमारे कोर्स का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। होप सो कि आपने इस टॉपिक के बारे में पहले भी कुछ चीज़ें डिस्कस की होंगी। पहले डिफरेंट कोर्सेज में आपने इस टॉपिक के बारे में कुछ पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन होगा इस टॉपिक से। नो हाउ अगर आपको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं भी है तो हम इंशाल्लाह यहाँ पर जो चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, उससे आपको इसमें हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और उनको किन किन मेथड से सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आ जाएगी। सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है, हम उसकी बेसिक डेफिनेशन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब भी हम किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल किस कैटेगरी का होना चाहिए। यहाँ पर आप सबसे देखें कि हमारे पास जो भी फंक्शन होगा जिसकी हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करनी है f ऑफ t, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो सकता है या सेक्शनली कॉन्टिन्यूस हो सकता है। अदरवाइज यानी कि हम उसको जिसको हम नॉर्मली पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहते हैं, जो पूरी डोमेन के ऊपर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक इंटरवल्स के ऊपर वो कंटिन्यूटी का बिहेवियर शो करता है, उसको हम पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इस फंक्शन को डिफाइन करें, ये फंक्शन ऑन वेरिएबल t के लिए डिफाइन है कि f हमारे पास कोई भी फंक्शन है वो वेरिएबल t इज कंटिन्यूस और सेक्शनली कंटिन्यूस पीसवाइज ऑन t। हमारे पास वेरिएबल है और इंटरवल हम कहाँ से ले रहे हैं, हम पॉजिटिव रियल नंबर्स ले रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर के ऊपर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो भी है इस फंक्शन की, उसको हम सिंबॉलिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो f ऑफ s से करते हैं। यानी कि आफ्टर दी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारा जो ये वेरिएबल t यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस किया है, ये वेरिएबल t हमारा कन्वर्ट हो जाता है या रिप्लेस हो जाता है वेरिएबल s के साथ। ठीक है, कि t की कन्वर्जन आफ्टर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसके साथ होगी, s के साथ। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ t को हम डिफाइन कैसे करते हैं मैथमेटिकली, कि लैप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s, और f ऑफ s को हम इवेल्युएट कैसे करते हैं, उसकी इंटीग्रल फॉर्म हमारे पास क्या है, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस st f ऑफ t dt। यानी कि हमें जिस भी फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है उसको हम इस स्ट्रक्चर में जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंपल इंटीग्रेशन मेथड के जरिए से इसको इवेल्युएट करेंगे तो हमारे पास गिवन फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। हम इस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिफरेंट नोटेशंस भी यूज करते हैं। सबसे पहले ये नोटेशन जो हमने डेफिनेशन में भी यूज की है, हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये नोटेशन भी यूज कर लेते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास फंक्शन u ऑफ t की फॉर्म में है तो उसके लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को हम u बार ऑफ s की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर g ऑफ t की फॉर्म में है तो उसको g ऑफ s की फॉर्म में भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये थी बेसिक डेफिनेशन हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। अब ये काम कैसे करती हैं, डिफरेंट फंक्शन के ऊपर इसका यूज कैसे करते हैं, उन सारे फंक्शंस को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर बेसिक लैप्लास जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बात करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम इसको फंक्शंस के ऊपर यूज करके देखेंगे, उसका एक टेबल जनरेट करेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरम है कि जो हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हम एल को एल ऑपरेटर यूज करते हैं, ये लीनियर ऑपरेटर होता है, यानी कि ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब लिनियरिटी प्रॉपर्टी है क्या, वो सिंपली यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया कि अगर आपके पास कोई फंक्शन f ऑफ t है
और वो आगे डिपेंड कर रहा है टू टर्म्स के ऊपर, जिसमें मजीद f1 और f2 दो और फंक्शन इन्वॉल्व हैं। तो अगर हम इस f ऑफ t पर लैप्लास ऑपरेटर अप्लाई करें तो ये लैप्लास ऑपरेटर उसके नेक्स्ट जो आगे दो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन दोनों फंक्शन पर अलग अलग इस तरह अप्लाई हो जाएगा और जो जो कांस्टेंट्स होंगे वो इस ऑपरेटर से बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं जो हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जो हम L एज एन ऑपरेटर यूज करते हैं वो एक लीनियर ऑपरेटर है, मतलब कि वो अपने यानी कि इस ऑपरेटर के अंदर हमारे पास जितने भी फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होंगे ये उन तमाम फंक्शन पर अलग अलग से अप्लाई हो जाएगा और कांस्टेंट के ऊपर ये इफेक्ट नहीं करेगा, कांस्टेंट इस ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन एग्जिस्टेंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एक कंडीशन है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन। हमारे पास कौन सा फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन होता है, हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। कोई भी फंक्शन f ऑफ t हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन कब होगा, जब हमारे पास वहां पर इसमें मौजूद वेरिएबल जो t है उसकी तमाम वैल्यूज के लिए the function f of t is said to be exponential order function if for all t greater or equal to 0 कि तो t इस पे पहली कंडीशन क्या है कि t के लिए जितनी भी वैल्यूज यूज करेंगे वो 0 या 0 से ग्रेटर होनी चाहिए और यहाँ पर कुछ कांस्टेंट एग्जिस्ट करने चाहिए सच दैट m और k, ठीक है, एंड k सेटिस्फाइड द ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पर ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन क्या है, पहले यहाँ पर मैथमेटिकली मैं एक्सप्लेन करता हूँ ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन को, फिर ग्राफिकली बताता हूँ कि ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन क्या है। कि आपके पास ये जो फंक्शन है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वो लेस और इक्वल टू रहे इस फंक्शन के एक्सपोनेंशियल फंक्शन और सम इट्स ऑफ मल्टीपल, यानी कि इसके किसी मल्टीपल से। अब बेसिकली ये हमें यहाँ पर एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं कि अगर ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन का ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ से नीचे नीचे रहता है, यहां पर हम लिखते हैं e रेज़ टू t एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और कोई भी फंक्शन हम f ऑफ t लेते हैं और उसका ग्राफ हमारे पास इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ से नीचे नीचे रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता, तो ये जो कंडीशन है ये कहलाती है ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। तो और ये किसी ना किसी फॉर सम कांस्टेंट k के लिए एग्जिस्ट कर रही होगी और यहाँ पर जो k होगा ये हमारा इस फंक्शन f ऑफ t के लिए क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर कहलाएगा। इसको यहाँ पर फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल ऑफ kt मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा है तो दूसरी तरफ डिवीजन में आ जाएगा और इस फंक्शन के लिए हमने लिमिट अप्लाई की है वो t वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर t हमारे पास कहाँ तक अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो यानी कि हमारे पास जो फंक्शन है उनके लिए ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि अगर हम उसको ऊपर शिफ्ट करते हैं उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है और मोड की ये कंडीशन है कि प्रोडक्ट के लिए वो इस तरह की वैल्यूज को होल का मोड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस फंक्शन के बारे में सिंपली क्या कह सकते हैं कि ये फाइनाइट है बिकॉज m हमारे पास जो कांस्टेंट है वो एक फाइनाइट नंबर है। तो इसलिए अगर हमारे पास ये सारा फंक्शन एक फाइनाइट नंबर से लेस आ रहा है तो हम इसको बोलेंगे कि दिस एक्सप्रेशन इज अ फाइनाइट। अब एक्सपोनेंशियल ऑर्डर को चेक कैसे करते हैं वो हम ग्राफ की मदद से भी चेक कर सकते हैं और डायरेक्ट भी देख सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन t है, अगर आप t का ग्राफ बनाएं और एक्सपोनेंशियल ऑफ t का ग्राफ बनाएं उन तमाम वैल्यूज के लिए जो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, इन तमाम वैल्यूज के लिए जब आप ग्राफ बनाएंगे इसका तो आप देखेंगे कि आपके पास ये t का ग्राफ, यहाँ पर अगर मैं f ऑफ t की जगह सिंपली t लिख दूं तो ये जो t का ग्राफ है एक्सपोनेंशियल ऑफ t से बिलो रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप t का जो कोफिशिएंट है वो देखें वो 1 एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि जो हमारे पास ये k होगा ना, हमारे पास t का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के आता है। तो यहाँ पर इस t का कोफिशिएंट 1 है और t का ग्राफ यहाँ से हमें बना के पता चल जाएगा कि वो लेस देन 1 है, यानी कि ग्राफ लेस देन ऑफ एक्सपोनेंशियल का होने का मतलब क्या है कि वो इस ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है।
तो जो जो फंक्शन इस ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करेगा वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन होगा, लेकिन उसमें एक्सपोनेंशियल ऑर्डर उसका क्या होगा, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर का यानी कि वेरिएबल का कोएफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर चूंकि कोएफिशिएंट 1 है तो इसलिए हम बोलेंगे कि f of t इज एन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन ऑफ ऑर्डर 1, बिकॉज यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर आप पावर देखें तो उसकी पावर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसे कौन से फंक्शन है जिनका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर डिफाइन है या जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन है, और वो फंक्शंस जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन नहीं होते तो क्यों नहीं होते। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया है f of t इज इक्वल टू cos 2t। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन है ऑफ ऑर्डर 1, बिकॉज कि अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो लेस और इक्वल टू रहेगी e रेज टू t। तो हम सिंपली इसका ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि cos 2t का जो ग्राफ है वो बिलो रहेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ t से, ठीक है, फॉर ऑल t ग्रेटर इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पर मैंने नेक्स्ट जो फंक्शन लिया है वो है f of t इज इक्वल टू e रेज टू 2t sin t। अब ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन है लेकिन ऑर्डर 2 का है। क्यों है उसकी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि e रेज टू 2t sin 2t आपके पास लेस और इक्वल टू होगा बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। यहाँ हम इसकी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं कि जैसे ही हम इन दोनों वैल्यूज के लिए एब्सोल्यूट या मॉडुलस को अलग अलग करेंगे तो ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। तो यहाँ पर जब ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी तो हमें पता है कि जो साइन का फंक्शन है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू है, वो सिर्फ 1 है। 1 से ग्रेटर तो कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर इस केस में कोई भी वैल्यू आ सकती है, -1 से 1 तक के दरमियान में कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो अगर हम इसकी वैल्यू को 1 पे फिक्स कर दें तो इसका मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इस एक्सप्रेशन से भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी जगह हमने ये रिप्लेसमेंट कर दी। यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन से बात नहीं आया, दोबारा से गौर से सुने। मैंने यहाँ पर कहा है कि हमारे पास यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर आपकी ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से लेस है तो ये एक्सप्रेशन इससे भी लेस होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने sin 2t फंक्शन लिया है जिसकी वैल्यू -1 से 1 तक होगी, इनके दरमियान कुछ भी हो सकती है। लेकिन हमने इस केस को स्किप करते हुए यहाँ पर इसकी हाईएस्ट वैल्यू का यूज कर लिया, तो अंडरस्टूड है कि ये एक्सप्रेशन इससे ग्रेटर ही होगी। अब यहाँ पर ये ग्रेटर की केस को यूज कर रहे हैं और एक्सपोनेंशियल को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन को फॉलो करें तो e रेज टू 2t sin 2t लेस और इक्वल टू आ गया एक्सपोनेंशियल ऑफ 2t के। तो यहाँ पर आप t की पावर का कोएफिशिएंट दे सकते हैं, वो 2 है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि f of t हमारे पास इज इक्वल टू e रेज टू 2t sin 2t जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन है ऑर्डर 2। फर्दर मैंने यहाँ पर एक अलजेब्रिक फंक्शन लिया है टी स्क्वायर की फॉर्म में। तो टी स्क्वायर की फॉर्म के लिए मैंने यहाँ पर जो फंक्शन लिया तो उसका ग्राफ मैंने यहाँ पर आपके सामने शो किया है कि ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन होगा ऑफ ऑर्डर 3। ऐसा क्यों है उसको ग्राफिकली मैंने शो किया, ग्राफ बना भी सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ऑफ e रेज टू 3t का जो ग्राफ है वो हमारे पास इस शेप में होगा, जबकि टी स्क्वायर का ग्राफ हमारे पास 0 पर आकर मैप करेगा। वो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ के नीचे नीचे रहेगा, इससे अब नहीं जाएगा। तो इसलिए इस यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि t नॉट स्क्वायर लेस और इक्वल टू e रेज टू 3t। तो यहाँ से अगर हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे तो वो ऑर्डर 3 आ रहा है। अब यहाँ पर जो मैं आपके साथ एग्जांपल डिस्कस करने लगा हूँ एक ऐसे फंक्शन की है जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन है नहीं है, और उसकी रीजन भी हम डिस्कस करेंगे क्यों नहीं है। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लेट किया है e रेज टू 2t स्क्वायर। अब ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन नहीं है। क्यों? हमने यहाँ पर जब एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी तो वहां पर हमने लिमिट वाली एक कंडीशन भी पढ़ी थी। तो लिमिट वाली कंडीशन को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया जिसके बारे में हमने कहा था कि ये स्ट्रक्चर दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमने लिखा था लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी mod of f of t dot e raised to minus kt is finite। हमने बात की थी कि ये फाइनाइट होना चाहिए एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन के लिए, ये स्ट्रक्चर हमारा फाइनाइट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर लिखा जिसमें f of t हमारे पास ये है। अब यहाँ पर इसको जरा हम बेसिस सेम होने के अकॉर्डिंग पावर को कंबाइन किया है, यहाँ से 2 कॉमा लिया तो ये k ओवर 2t बन गया। यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाया इसकी पावर के ऊपर, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्मेशन की है
तो ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो गई, एज इट इज आ गया। अब इतनी सिंप्लीफिकेशन के बाद भी आप e की वैल्यू जब इन्फिनिटी तक अप्रोच करेंगे तो ये सारा फंक्शन आपका इन्फिनिटी होगा, और e की पावर अगर इन्फिनिटी हुई तो वो फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास इनफाइनाइट हो गया, लेकिन हमारे पास इस स्ट्रक्चर की जो कंडीशन थी वो क्या थी, फाइनाइट थी। चूंकि ये स्ट्रक्चर हमारा फाइनाइट नहीं हो रहा तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन है नहीं है।